हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है success.com। दोस्तों, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लाए हैं। बीपीएससी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड रेगुलर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है, या बंगाल विभाजन हो वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। इवन बीपीएससी क्या सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा ये है ना दोस्तों कि बीपीएससी में इसका जो है लगभग फिक्स रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, सुभाष चंद्र बोस साहब का कुछ बेसिक परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के माता का नाम जो था उनका प्रभावती था, और उनके पिता का नाम जो था जानकी नाथ बोस था, जो पेशे से दोस्तों एक वकील थे। या क्या थे? पेशे से वकील थे, इस चीज को भी याद रखिएगा। और जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा 1920 में, तो ये क्या किए, ये पेशे से वकील थे और असहयोग आंदोलन के समय ये राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए। दोस्तों, आपको पता है गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। ये बीपीएससी का प्रश्न भी आया हुआ है कि लॉर्ड लिटन जो थे ना, वह क्या किए कि भारतीय लोगों को उपाधि देना शुरू किए, जैसे खान बहादुर, राय बहादुर, ये सब जो उपाधि शुरू किए थे वो गवर्नर जनरल कौन शुरू किए थे दोस्तों? लॉर्ड लिटन। ये बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था। तो उसी के तहत क्या था, मतलब खान बहादुर और राय बहादुर उपाधि देने का परंपरा लॉर्ड लिटन ने शुरू किया। और उसी प्रक्रिया में दोस्तों इनके जो पिताजी रहे सुभाष चंद्र बोस के, जानकीनाथ बोस जी, उनको राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, आपको पता है ना कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने बोला था कि जितना भी विदेशी उपाधियां हैं जो भारतीयों को अंग्रेजों ने दिया है उसको लौटा दिया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इनके पिता सुभाष चंद्र बोस जी के पिता जानकीनाथ बोस जी ने क्या किया कि राय बहादुर का उपाधि लौटा दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये तो इनके पिताजी और इनके माताजी का परिचय था, याद रखिएगा। अब इनके बारे में हम सुभाष चंद्र बोस साहब को ले आते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था दोस्तों 23 जनवरी 1897 में हुआ था, ठीक है। आपको पता है करंट अफेयर्स में आप पढ़ते होंगे कि 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को कौन सा दिवस मनाने का घोषणा किया है भारत सरकार ने? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछे है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को, याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? कटक में। कटक कहाँ पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में, ठीक है। और 1919 में इन्होंने बीए का परीक्षा जो है पास किया कलकत्ता विश्वविद्यालय से, ठीक है। और इन्होंने 20 में आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास किया दोस्तों। उस समय आईसीएस परीक्षा पास करना अपने आप में बहुत कठिन होता था, तो उन्होंने आईसीएस परीक्षा पास किया। जिस तरह आप पीसीएस का तैयारी करते हो, यूपीएससी का तैयारी करते हो, तो जस्ट लाइक यूपीएससी था इंडियन सिविल सर्विस। और परीक्षा पास किए कब? 1920 में दोस्तों। अच्छा, आपको पता है कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अब ये चाहते आईसीएस के परीक्षा पास करके, ये अब चाहते तो आराम से पैसा कमा सकते थे, डीएम बन सकते थे और अच्छा खासा इनका इनकम हो सकता था, लेकिन इन्होंने देश के लिए दोस्तों इस पद को ठुकरा दिया। बोला कि ना चाहिए हमको ये पद, हमको अपना देश सबसे ज्यादा प्रिय है। यानी आप सोच सकते हो कि ये वैसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने मतलब देश के लिए अपने इस आईसीएस पद को भी ठुकरा दिया। सैल्यूट है इन लोगों को, ठीक है। और 1921 में ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? 1920 में। और गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 में इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। याद रखिएगा, इन्होंने कुछ नारा दिया, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? तो याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देश नायक किसने बोला था इनको? याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया, जय हिंद। आज भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाइएगा तो जय हिंद बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं
जो आपको परीक्षा में 1 लाइन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के बारे में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कौन थे, चित्तरंजन दास। एक्चुअली में दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं, समझने वाली चीजें हैं कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के असहयोग आंदोलन में 1921 में शामिल हो गए। लेकिन आपको पता है कि 4 फरवरी को, कब, 4 फरवरी को एक चौरी चौरा का कांड हो गया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, चौरी चौरा का। और इस कांड के कारण गांधी जी ने क्या कर लिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे सुभाष चंद्र बोस भी खफा हो गए और इनके जो राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास ये भी खफा हो गए। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जब आंदोलन, असहयोग आंदोलन जब अपने पूरा चरम अवस्था पर, इस स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था जब महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया चौरी चौरा कांड के बाद, तो इन्होंने क्या बोला कि जब असहयोग आंदोलन का अपने उफान पर था, यानी अपने शीर्ष पर पहुंच गया, और गांधी जी ने चौरी चौरा के बाद जब इसको वापस ले लिया, तो ये देश के लिए आपदा है, देश के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार का डिजास्टर है। तो ये बात किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। और ये गांधी जी से नाराज हो गए। और याद रखिएगा, और थोड़ा सा गांधी, मतलब ऐसा नहीं था कि गांधी जी उनके दुश्मन हो गए थे, बस विचारों में अंतर आ गया था। ठीक है, याद रखिए। और उसके बाद क्या हुआ कि ये आपको पता है कि चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू जी ने एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कब बना था दोस्तों, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी बना था 1923 में। ठीक है, इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी कहां बना था, 1923 में इलाहाबाद में। और किसने बनाया था, तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी बना इलाहाबाद में, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, और चित्तरंजन दास क्या बने, अध्यक्ष बने, और मोतीलाल नेहरू जो है महासचिव बने। और इसी पार्टी से जुड़ गए कौन, आपको सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और 1923 में स्वराज पार्टी के ये सचिव बन गए कौन, सुभाष चंद्र बोस। याद, महासचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू, लेकिन सचिव कौन बने, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। 1924 में कलकत्ता में नगर निगम के चुनाव हुआ और उसमें सुभाष चंद्र बोस जो रहे, चित्तरंजन दास जो रहे, वो मेयर बन गए। 1924 में कलकत्ता में जो चुनाव हुआ उसमें कलकत्ता नगर निगम के चुनाव में मेयर कौन बन गए, चित्तरंजन दास। और मेयर जो बने चित्तरंजन दास, वो क्या किए कि कलकत्ता नगर निगम के सीईओ बना दिए किसको, सुभाष चंद्र बोस को। क्योंकि एक मेयर जो होते हैं वो किसी को भी सीईओ बना सकते हैं, तो याद रखिएगा उस समय तो सीईओ बन गए। फिर क्या हुआ कि साइमन कमीशन 1927 में बना और 1928 में भारत आया। और चूंकि साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो भारत में इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया और इन्होंने विरोध भी किया 1928 में, याद रखिएगा। इसी बीच क्या हुआ दोस्तों कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। और नेहरू रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया, नेहरू रिपोर्ट किसने बनाया दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू। देखिए, अब यहां थोड़ा समझने का बात है कि जो नेहरू रिपोर्ट बना मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो ये डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब है दोस्तों कि स्वायत्तता, यानी कि नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू जी ने मांग किया कि हमें थोड़ा बहुत अपने से डिसीजन लेने की आजादी दीजिए, हम पूरी तरीके से गुलाम नहीं रहना चाहते, हमें कुछ आजादी दीजिए ताकि अपना डिसीजन हम खुद ले सकें। इसीलिए उन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग की, मतलब स्वायत्तता की मांग की। लेकिन दो आदमी इस बात से खफा हो गए, कौन, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये बोले कि अंग्रेजों से हमें स्वायत्तता नहीं चाहिए, अंग्रेजों से हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब हम थोड़ा मोड़ा आजादी हमें नहीं चाहिए, हमें पूर्ण आजादी चाहिए, याद रखिएगा। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध के कारण, याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी दोस्तों, इसके विरोध में, यानी कि इन लोगों का मानना था, इनका, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का, कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा मोड़ा स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, एक ऐसा स्वराज जिसमें अपना राज्य हो। ठीक है, इसलिए विरोध में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बना, याद रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बना, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। बड़ी पूछे जाते हैं। और
इसमें इन दोनों ने बोल दिया कि ये जो डोमिनियन स्टेट का आप जो मांग अंग्रेजों से कर रहे हो ये मिलने वाला नहीं है। सही में ये हुआ ही, याद रखिएगा। इसीलिए 1929 में आपको पता है ना, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग को रख दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज से अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। और 1930 में क्या हुआ? इसी बीच 1925 में आपको पता है चित्तरंजन दास जी का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो कलकत्ता के मेयर भी बने कौन? आपको सुभाष चंद्र बोस। धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत में काफी दोस्त पॉपुलर हो गए थे। क्या हो गए थे? काफी पॉपुलर हो गए थे। और कांग्रेस में इनका जो वर्चस्व जो है मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो फिर से ये गांधी जी के साथ जुड़ गए, क्योंकि गांधी आपको पहले ही बताए थे कि ऐसा नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में दुश्मनी था, बस विचारों में क्या था? अंतर था, ठीक है। और आपको पता है कि 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए और इसी में सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए? शामिल हो गए फिर से। लेकिन फिर गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है, कि गांधी, और ये दरोगा में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। क्योंकि जिस समय का ये बात हो रहा है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड इरविन था। दोस्तों आपको पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए? लंदन में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और ये लंदन में हुआ था। अब तो वही बात हो गई कि जिस सम्मेलन में कहा जाता है कि जिस सम्मेलन में कांग्रेस नहीं जाती थी वह वैसे ही होता था कि बारात आ गया और दुल्हा ही गायब है। यानी कांग्रेस का इतना महत्व था, अगर वही उस सम्मेलन में नहीं गया तो सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। तो याद रखिएगा क्या हुआ कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों। और याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता में यह तय हुआ कि गांधी जी जो है वो कहां जाएंगे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाएंगे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। और क्या होगा कि गांधी जी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये वापस ले लेंगे। सुभाष चंद्र बोस को गुस्सा आ गया कि आप जो है आंदोलन शुरू करते हुआ फिर आंदोलन को वापस ले लेते हो, क्यों ऐसा करते हैं? तो याद रखिएगा क्या क्यों उन्होंने गुस्सा गए? क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ जिसमें यह बात हुआ कि गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये जाएंगे भाग लेने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन। अब से आपसे एक प्रश्न भी आ सकता है, यहां से आता भी है कि गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ, इसको करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों? तो याद रखिएगा तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, यानी कि इनके प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ। ये भी आप याद रखिएगा। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। और इसमें क्या क्या बात? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की बात की गई और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इनको लंदन जाना गांधी जी ने स्वीकार किया, ठीक है। कौन नाराज हो गए? सुभाष चंद्र बोस। और गांधी इरविन समझौता को संपन्न करवाने में किसकी भूमिका थी दोस्तों? तेज बहादुर सप्रू और जयकर की, याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक का क्या नाम है? तो ये 2 पुस्तक बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिमेज। ये दोनों को घोर के पी जाइएगा, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिमेज, ठीक है, ये इनका पुस्तक था। इसी बीच में क्या हुआ दोस्तों कि 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हरिपुरा और हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो सुभाष चंद्र बोस बने। कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। और यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि हरिपुरा कहां पर है? तो गुजरात में। और 1939 में त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहां पर भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हो गए। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या हुआ आप समझिए कि त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ
मध्य प्रदेश में कांग्रेस का, तो वहां पर दो लोग खड़े हुए उम्मीदवार, यानी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए दो लोग खड़े हुए। एक खड़े हुए हमारे सुभाष चंद्र बोस और दूसरे खड़े हुए पटाभी सीतारमैया साहब। तो पटाभी सीतारमैया को दोस्तों गांधी जी का चूंकि कांग्रेस पर एक अपना दबदबा था, तो गांधी जी ने बोले कि ये मेरे पटाभी सीतारमैया जो हैं ये मेरे कैंडिडेट हैं, अगर पटाभी हार गए तो इसका मतलब कि समझ लीजिए कि हम हार गए, यानी पटाभी की हार मेरी हार है, ऐसा कह दिया हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। तो याद रखिएगा, लग तो रहा था कि पटाभी सीतारमैया जीत जाएंगे और कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन जीत गए कौन सर? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और इसी को कहते हैं त्रिपुरी संकट। अब क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जीत गए, गांधी जी के कहने पर भी कि पटाभी की हार मेरी हार है, फिर भी पटाभी साहब हार गए। तो ये सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, लेकिन उनको लगा कि गांधी जी बोले थे कि पटाभी की हार मेरी हार है और उनका कैंडिडेट हार गया और मैं जीत गया, मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, और उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और पटाभी सीतारमैया भी नहीं बने, याद रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और उसके बाद इस्तीफा दिया इन्होंने और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संगठन बनाया 1939 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन किसने बनाया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। कब बनाया? 1939 में। ठीक है, आइए देखो बीपीएससी में ये क्वेश्चन ये सभी आए हुए हैं, दरोगा मतलब सभी क्वेश्चन इधर से आते जाते रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, तो महात्मा गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था। कहां से ये क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहां से कहा था? तो याद रखिएगा, सिंगापुर रेडियो के से प्रसारण से उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। दोस्तों आपको पता है ना कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी को मलंग बाबा बोले थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन बोले थे? विंस्टन चर्चिल। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने बोला था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और गांधी जी को जादूगर किसने बोला था? तो याद रखिएगा, और जादूगर मुजीबुर रहमान बोले थे दोस्तों। और भारतीय राजनीति का बच्चा गांधी जी को किसने बोला था? एनी बेसेंट। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, और 1940 में सुभाष चंद्र बोस साहब को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और सुभाष चंद्र बोस आमरण अनशन पर चल गए, और जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनको जेल से निकाल के घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना है, समझे? इस चीज को क्या करना है। तो आपको पता था कि इनको क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को 1940 में, जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी बनाए थे, और उसके बाद इनको गिरफ्तार करके 1940 में जेल में डाल दिया गया और ये आमरण अनशन पर बैठ गए दोस्तों। ठीक है, मतलब मरने के लिए अनशन। अंग्रेज लोग बड़ा परेशान रहता था दोस्तों कि भाई सभी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, भूखे प्यासे 20 दिन 25 दिन कैसे रह जाते हैं, और उनके मरने के डर से अंग्रेज उनको छोड़ देते थे ताकि कहीं मर गए जेल में तो अलगे आफत हो जाएगा। तो ये आमरण अनशन की समस्या बहुत अंग्रेजों के लिए टेंशन था। तो 1940 में इनको गिरफ्तार किया गया और सुभाष चंद्र बोस जी आमरण अनशन पर बैठ गए। तो इनको जेल से निकाल के 1941 में क्या किया गया? घर में इनको नजरबंद कर दिया गया, यानी कि घर में ही बंदी टाइप के रहे और बाहर में पुलिस प्रशासन लगा दिया गया। याद रखिएगा। अब ये क्या रहे, भेष बदल के, याद रखिएगा, भारत से काबुल गए और अपना नाम बदल दिया उन्होंने, और अपना नाम क्या कर दिया? जियाउद्दीन। भाई आईसीएस थे, दिमाग का कोई कमी तो था नहीं इनके पास। तो भारत से काबुल चले गए दोस्तों जियाउद्दीन नाम से। ठीक है, और काबुल से फिर वो मॉस्को गए रूस में ऑरलैंडो नाम से, यानी कि अपने पासपोर्ट में उन्होंने नाम को बदल दिया और नाम को बदल कर कहां गए? ऑरलैंडो नाम से मॉस्को गए, और मॉस्को से कहां गए दोस्तों? जर्मनी गए। 1941 तक वो जर्मनी पहुंच गए। तो ये सब याद रख लेना कि आप लोग कि भारत से काबुल किस नाम से गए? जियाउद्दीन नाम से, और काबुल से मॉस्को गए ऑरलैंडो नाम से, और फिर वो जर्मनी पहुंचे। और जर्मनी में दोस्तों कि फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना किया बर्लिन में, और आजाद हिंद रेडियो का भी स्थापना कहां किया उन्होंने? बर्लिन में। ठीक है,
आजाद हिंद रेडियो में क्या होता था कि सुभाष चंद्र बोस अपने विचारों को जनता के सामने रखते थे। और ये पूछ चुका है फ्री इंडियन लीजन, ये एक प्रकार का सेना था। किसने बनाए थे, कौन बनाए थे? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी बनाए थे। और सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? महात्मा गांधी। अब जर्मनी गए थे दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस जो है हिटलर से मिले थे। हालांकि मुलाकात उतनी सफल नहीं हुई थी। एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, कभी बाद में बताएंगे हिटलर से मुलाकात की। तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया। ठीक है, हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से काफी प्रभावित हो गया, बोला कि सही में ये एक शख्स है, एक बहुत अच्छा पर्सनालिटी है। तो याद रखिएगा हिटलर ने इनको कौन सा उपाधि दिया? नेताजी का। ठीक है, और याद रख लेना आजाद हिंद फौज, अब आपको यहां से पढ़ना है आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी, याद रखिएगा दोस्तों। आप यहां फंसना मत। इंडियन नेशनल आर्मी जो है और आजाद हिंद फौज, ये दोनों एक ही है। पहले ये इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जाना जाता था और सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम आजाद हिंद फौज में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी बनने की कहानी आपको जानना है। यहां पर दे रहा है कि आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए किसका मानसिक पुत्र है, मतलब किसने इसको दिया विचार? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा। दोस्तों आपको जानना चाहिए कि जापान एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में चल रहा था। और उसी दौरान दोस्तों याद रखिएगा ये जो व्यक्ति रहे मेजर फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह का नाम आपको आता है। चलिए उसको बाद में हम लोग जानेंगे। क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और आपको पता है कि भारत के जो पड़ोसी देश नीचे की हम बात करते हैं, समुद्र के पास अगर नीचे में है दक्षिण में तो श्रीलंका है, श्रीलंका के नीचे में इंडोनेशिया है, मलाया है, बर्मा है, बर्मा को अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी एरिया जहां पर अंग्रेजों का दबदबा था, और इन सभी पता है कि ये जो श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, मलेशिया को पहले मलाया कहा जाता था। ठीक है, मलाया हो गया, बर्मा हो गया, सिंगापुर हो गया। तो इन सभी एरियाज पे जापान, इन सभी एरिया पर ब्रिटेन का कब्जा था। और जापान जो है इन सभी के एरियाज को जीत चुका था, यानी कि मलाया, सिंगापुर, म्यांमार, इन सभी को जीत चुका था जहां पर ब्रिटेन का कब्जा था, याद रखिएगा। और उसी में याद रखिएगा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन मोहन सिंह। तो जितना भी अंग्रेजी सेना लोग इस एरिया में थे अंग्रेजों का, उसको क्या किया जापान की सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और उसी में एक थे कैप्टन मोहन सिंह। लगभग 20,000-30,000 सैनिकों के साथ कैप्टन मोहन सिंह को जेल में डाल दिया गया। अब ये क्या हुआ कि जापान ने एक बात सोचा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो कैप्टन मोहन सिंह हैं इतने बड़े सेना के साथ गिरफ्तार हुए हैं, यानी इतना 20,000-30,000 सेना इनके मतलब बातों को मानती है। तो जापान के ही एक मेजर रहे फुजीवारा, और याद रखिएगा और ज्ञानी प्रीतम सिंह, इन्होंने मतलब जापान की सरकार से बोला, जापान की सरकार से कि क्यों ना इनको हम एक सेना के रूप में बना दे। और यही सेना जो है आगे आगे मतलब भारत की तरफ जब हम बढ़ ही रहे हैं, और भारत भी किसका कंट्रोल भारत पर था? अंग्रेजों का। जब हम लोग अंग्रेजों को हरा ही रहे हैं तो क्यों ना इनको एक सेना के रूप में हम बना दें और इनको ही भारत की तरफ युद्ध करने के लिए भेजें और पीछे से हम मतलब मौजूद रहें। तो ये लोग याद ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा ने क्या किया, जापान की सरकार से ऐसा अनुरोध किया और जापान की सरकार ने मान लिया दोस्तों। और इसलिए आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी मानसिक पुत्र कहा जाता है ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा का। और इस तरह इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना हुआ 1942 में कैप्टन मोहन सिंह, यानी कि विचार दिए थे ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा ने। और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह। दोस्तों याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, आपसे पूछे कि आईएनए किसका मानसिक पुत्र है? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा। और आईएनए का स्थापना किसने किया? तो कैप्टन मोहन सिंह। याद रखिएगा, ये सब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या हुआ कि जापान की सरकार को लगा कि ये तो बहुत ही मजबूत होते जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो याद रखिएगा जापान की सरकार ने इंडियन नेशनल आर्मी को क्या कर दिया? भंग कर दिया।
अब भंग हो गया तो फिर क्या हुआ कि इंडियन नेशनल आर्मी का फिर से नया तरीका से बनाए, पुनर्गठन किए कौन? रास बिहारी बोस। कौन बनाए? रास बिहारी बोस। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से इनको कहां बुलाया गया? टोक्यो बुलाया गया। तो सुभाष चंद्र बोस 1943 में टोक्यो आए, याद रखिएगा। और रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इनको टोक्यो बुलाए। तो याद रखिएगा 1943 में वो कहां पर आए? टोक्यो में। और जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिले और बोले कि ठीक है, आपने इंडियन नेशनल आर्मी को भंग कर दिया, हो सकता है आपके मन में कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन हमको आप मौका दीजिए, हमें आप सपोर्ट कीजिए, हम जो है इस फौज को आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो रास बिहारी के प्रयास से और सुभाष चंद्र बोस के कहने के कारण जापान की सरकार जो है बात मान गई दोस्तों। और 1943 में इसी इंडियन नेशनल आर्मी को नए तरीके से आजाद हिंद फौज बनाया गया। और आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हुए दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा, अपने मिशन के लिए कुछ रेजिमेंट बनाए। तो सुभाष रेजिमेंट बनाए और इसके जो हेड कौन बनाए? शाहनवाज खान, ठीक है। आजाद रेजिमेंट बना तो एमजे कियानी बने इसके हेड। और इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और एक लगता है कि यहां से आजाद रेजिमेंट एमजे कियानी, नेहरू रेजिमेंट अजीज खान। नेहरू रेजिमेंट कौन? अजीज खान, याद रखिएगा। और रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि अंडमान द्वीप का नाम दे दिया शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम दिया था स्वराज्य द्वीप। ये परीक्षाओं में बीपीएससी पूछा हुआ था, इस चीज को भी क्या रखिएगा, आप याद रखिएगा। तो सुभाष रेजिमेंट का नाम था शाहनवाज खान, आजाद रेजिमेंट का नाम था एमजे कियानी, इसको याद रखिएगा। और नेहरू रेजिमेंट का नाम था अजीज खान, याद रखिएगा। और ये रानी झांसी रेजिमेंट का नाम था लक्ष्मी सहगल। तो ये आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम क्या कर दिया है? शहीद द्वीप। और निकोबार द्वीप का नाम उन्होंने क्या दिया? स्वराज द्वीप। तो ये बीपीएससी में प्रश्न आया था, इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। जो रेजिमेंट आपको बताए थे, सुभाष रेजिमेंट का नाम था शाहनवाज खान। आजाद रेजिमेंट का जो सुभाष रेजिमेंट के हेड थे शाहनवाज खान, आजाद रेजिमेंट के हेड थे एमजे कियानी। और याद रखिएगा गांधी रेजिमेंट के हेड थे, याद रखिएगा, गुलजारा सिंह। कौन थे? गुलजारा सिंह। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। और नेहरू रेजिमेंट के हेड थे अजीज खान और रानी झांसी रेजिमेंट के थे लक्ष्मी सहगल, ठीक है। तो इतना आप जरूर करिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। कल इसको हम लोग फाइनल करेंगे और नया टॉपिक भी आपके लिए लेकर आएंगे जो बीपीएससी के लिए आपका क्विक रिवीजन होगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज यार हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी मौका दीजिए आगे बढ़ने का। टेक केयर।